उम्मीद के साथ कि 2 पल आराम कर पाएगी, अपने ही हॉस्पिटल में रेप का शिकार होती है, उस महिला की हत्या होती है। कुछ सवाल हैं जो चुभते हैं, जो उठने चाहिए। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। ये कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है? आज मैं सबसे गुजारिश करती हूं, सबसे निवेदन करती हूं, हम में से कई हैं जो मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, साधारण नागरिक का जीवन जी रहे हैं। निर्भया के निर्मम कांड के बाद हम सब हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई थी। कानून में भी बदलाव लाया गया, कानून को सख्त किया गया। जुडिशरी में आज महिला के ऊपर हुए अत्याचारों के केस कितने समय से लंबित हैं, इस वक्त मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही। जो प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए कलकत्ता शहर में, वो शायद एक दूसरे को ना जानते हैं, ना कभी किसी ने किसी से एक दूसरे का धर्म पूछा, ना रीजन पूछा, ना जाति पूछी, ना वोट प्रेफरेंस पूछा। विषय है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आज हर उस प्रोटेस्टर से
जो सड़कों पर उतरा है इस महिला को न्याय दिलाने के लिए, उनसे कहना चाहती हूं, पश्चिम बंगाल के हर उस नागरिक के साथ जो इंसाफ की तलाश में है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन हमें सवालों पर वापस ध्यान केंद्रित करना है। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में। वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। उसकी टांगे तोड़ी गई, पेल्विक रीजन तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, आंखें फोड़ी गई, वजाइना से ब्लीड कर रही थी, आंखों से ब्लीड कर रही थी, और ये सब एक रेपिस्ट ने किया। सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार जनता को है। मैम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले ही अभी उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट रैली मार्च किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो मुझे पता चला कि आरजीकर में जाकर सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की है 14 तारीख को। मैं दोबारा कहती हूं, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? इससे पहले जब महिला बेटी ममता दी कल ये अनाउंस किया कि हम लोग 10 लाख दे देंगे जिसका बलात्कार हुआ है उसकी फैमिली को, ये कैसा न्याय है? मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है कि परिवार ने पैसा नहीं इंसाफ मांगा है। ऐसे परिवार की दुख की घड़ी में सांत्वना के साथ साथ हम सब मिलकर उस परिवार को इंसाफ दिलवाएं तो उस महिला को वो हमारी ओर से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। पोस्टमार्टम, एक सेकंड प्लीज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरजीकर के डॉक्टर ने ही रीड की है। उसमें पता लगा है जो 151 ग्राम जो सीमेन मिला है, लिक्विड फ्लूइड मिला है, उससे ये पता लग रहा है ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। अगर ये गैंग रेप है और अगर पोस्टमार्टम के बाद ही, जैसा कि आपने कहा, इसकी जानकारी पुलिस को थी, तो और कितने अरेस्ट किए हैं कलकत्ता पुलिस ने? इस विषय की जानकारी डॉक्टर्स को है, मीडिया को है, उस लड़की के माता पिता को है, अब कोर्ट को भी है। कलकत्ता पुलिस के पास ये जानकारी अगर है तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, अब ये सवाल उठता है। ममता बनर्जी राम और वाम का जिक्र कर रही है। ये सब अफवाह है, ऐसा सीमेंट सैंपल नहीं मिला। कुछ पहले ही सीपी ने क्या ये वही सीपी है जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि उन्होंने विक्टिम्स ऑफ वायलेंस को गवर्नर से मिलने नहीं दिया? क्या इसी सीपी के कार्यकाल में एक और गैंग रेप के केस में आरोपी बरी हो गए थे? क्या ये क्लेम एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में किया है? क्या एक वकील का हाईकोर्ट में ये स्टैंड रहा है किसी पुलिस ऑफिसर के चलते पहले भी गैंग रेपिस्ट बरी हुए हैं? अगर ये सत्य है तो क्या आप इस सीपी से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मैम, ये सीपी भी अब नेताओं की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बार मेरा प्रश्न उठता है, मेरा क्या डॉक्टर के बाद मीडिया कर्मी, मीडिया ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर कोई इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है तो कोलकाता पुलिस, ये मेरे ध्यान में आया है, उनको नोटिस दे रही है। मीडिया, लड़कियां, महिलाएं, इनके ऊपर अत्याचार करने के बजाय मॉब को कंट्रोल किया जाए
रेपिस्ट अगर और हैं तो उनको ढूंढा जाए। मैम एक सवाल है, केंद्रीय मंत्री और बंगाल के प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार प्रोटेस्ट में बैठे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली निकालती है। मैं दोबारा कह रही हूं, कीप योर फोकस ऑन द विक्टिम। We are here today for a girl who was brutalized because she went to work in a hospital hoping to save lives. My question is again, a young woman after hours of duty trying to save lives in a hospital wanted to just rest. She was raped, her legs broken, her nails taken out, her chest beaten, injury on her belly, her eyes also injured, bleeding from the vagina, bleeding from her eyes, injury on the lips. All these reports are out in the media. Did she not scream? Of course she would have. Was there nobody who heard her? And was it possible for one man to do this? Why is it that a rapist felt safe enough after raping a woman to go back, and people who came out to protest so that a woman gets justice are attacked by a mob? Ma'am, Chief Minister gives deadline to CBI to conclude the investigation by Sunday. Does the Chief Minister of Bengal want to ensure that investigations are not completed in totality? Why is she in a hurry, knowing that these questions are still unanswered? Why did not the Kolkata police bring to justice the officer who has informed the parents that the girl committed suicide? Under whose instruction was that call made? Why is it that a petition says that there was 150 mg of semen found in the girl's body? And why is it that no action, no statement has come out which in some way gives people of our country an understanding as to who the perpetrator or perpetrators of the crime are? Can you imagine a barbaric, brutal act like rape takes place on a floor? Who in the hospital administration thought that renovation should be done? How did that hospital staff know that that area which they hoped to get renovated was also not a part of the crime scene? And is this the first time that this police officer, Commissioner of Police, has been found to be in the middle of a case where many questions are unanswered? I will highlight here that this is the same Commissioner of Police who has been accused of not allowing victims of violence to meet the governor. This is the same police officer against whom a lawyer in the High Court said that he has deliberately fudged an investigation in another gang rape case wherein the rapists were let go. Why would then the state government not ensure that these questions are answered? मैम 14 तारीख रात को जब पूरा बंगाल इसमें शामिल था, मोमबत्ती मिছিল किया, बहुत ने शोक भी मनाया, तभी देखा गया कि मॉब का अटैक हुआ। जब मॉब का अटैक हो रहा था आरजीकर में, इतना दिन तक जो पुलिस था 40 मिनट के लिए कोई पुलिस ही नहीं था। और मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर हॉस्पिटल के कर्मियों का और कुछ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का स्टेटमेंट देखा, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि पुलिस उनसे गुजारिश कर रही थी कि आप हमको हॉस्पिटल में कहीं छुपाइए। इस घटना का भी क्या मीडिया को पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मिला है? जब पुलिस ही मॉब से छुप रही है, जब पुलिस ही मॉब को इकट्ठा होने दे रही है, तो जनता प्रोटेक्शन किससे मांगे? मैम, जब मॉब अटैक हुआ था उस वक्त रात को 2:30 बजे मैं वहीं पर रिपोर्टिंग कर रही थी। मैंने सब कुछ अपने मोबाइल से शूट किया था रिपब्लिक भारत के लिए।
मैंने वहां पर देखा कि पूरी मौत जो है उनके हाथ में लाठियां थी, ईट के पत्थर थे मोटे मोटे, और वो पूरी तरह से अस्पताल में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ये जानकारी मिली है कि ताला पुलिस स्टेशन को पहले से बताया गया था 10 बजे कि मॉब अटैक होने वाला है, फिर पुलिस की फोर्सेस उतनी तैनात क्यों नहीं थी वहां पर? मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं और ऐड कर देता हूँ कि जो मॉब आए थे उनके पास इंफॉर्मेशन था कि 10 लोग, Yes. मैम, उनको बोला गया था 3 ताला तक जाना। जो पर बंगाल वो में बोलते हैं 4 confuse हो ताला, गए। उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन था 3 तीन ताला। ताला। सीपी ने आज ये भी कहा कि हम असेसमेंट करने में फेलियर रहे हैं। अगर सीपी ने अपनी फेलियर एडमिट की है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? मॉब को किसने बोला कि तीसरी मंजिल पर जाकर तोड़फोड़ करनी है? तीसरी मंजिल में क्राइम सीन के अलावा ऐसा क्या था जिसे तोड़ने का, डिस्ट्रॉय करने का मॉब को आदेश था? अगर मीडिया की रिपोर्ट्स सही हैं, अगर वीडियोग्राफिक एविडेंस उपलब्ध है कि लोग लाठियां, पत्थर लेकर उस अस्पताल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो ये कैसी कानून व्यवस्था है जिसमें लाठियां इकट्ठे करने को, पत्थर इकट्ठा करने को एक मॉब को परमिशन मिलती है? ये कैसी व्यवस्था है जिसमें पुलिस मॉब को कंट्रोल करने की बजाय मॉब से बचती हुई अस्पताल के कर्मचारियों का संरक्षण मांगती है? ये कैसी व्यवस्था है जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस अपनी फेलियर सार्वजनिक स्वीकार करता है और चीफ मिनिस्टर बंगाल, होम मिनिस्टर बंगाल, हेल्थ मिनिस्टर बंगाल कुछ नहीं करते? मैम, सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है मैम, प्रिंसिपल को अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है एविडेंस के तौर पर। आप दोबारा चेक करना चाहें? मैम 12 पूछताछ के लिए उनको समन भेजा गया सीबीआई का, लेकिन 12 घंटे के पुलिस ने भीतर, नहीं किया है। हाँ पुलिस ने किया, सीबीआई ने किया। 12 घंटे के भीतर मैम राज्य सरकार उनका कहीं और ट्रांसफर कर देती है इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय। मैं दोबारा कहती हूं, अस्पताल में जब महिला का बलात्कार हो रहा था, क्या उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी? क्या अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि वो क्राइम सीन है? उसके आसपास का इलाका भी क्राइम सीन संभवतः हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। उस प्रिंसिपल में ऐसी क्या खूबी है कि उसको दंडित नहीं किया सरकार ने और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? रेपिस्ट was safe, protesters were not. ম্যাম, এখন একটাই আওয়াজ হচ্ছে, বিভিন্ন র্যালিতে শুনতে পাচ্ছি যে দ্য চিফ মিনিস্টার শুড রিজাইন। প্রত্যেকে একই কথা বলছেন, আপনি কি বলছেন? आप बस वो लड़की वापस ले आइए, वो लड़की जो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सोना चाहती थी ना, बाकी सब छोड़ो। ममता जी को बोलो बस वो वापस ले आए और कुछ नहीं चाहिए। हर वो औरत जो नाइट ड्यूटी पे जा रही है, उसके परिवार के मन में कितना डर होगा कि लौट कर आएगी या नहीं, वो डर हटा दीजिए। मैं ममता जी का त्याग पत्र मांग के क्या करूंगी? बस लड़की वापस कर दीजिए।